जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सन 2022 जो आने वाला साल है उसका आपके जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके संबंधों पर, आपके प्रेम संबंधों पर किस प्रकार का असर होगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूं, मैं पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उस कहानी को सुनने के उपरांत आप ये निश्चय कर पाएंगे कि किस तरह से जो है आने वाला साल आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो विश्लेषण करने से पूर्व आप मेरी पूरी कहानी को सुनिए और उसको सुनकर जो है आपको काफ़ी हद तक ये पता चल पाएगा कि आने वाले समय में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। दोस्तों, कहानी में 4 पात्र हैं। पहला पात्र जो है वो धर्मसेन है। धर्मसेन एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसको आप मान सकते हैं कि वो किसी भी शहर में हो सकता है। उसका अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है। उसके साथ साथ उसकी पत्नी है और उनका एक लड़का है जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। तो दोस्तों, धर्मसेन को एक टाइम पर ऐसा लगता है कि जो उनका इकलौता लड़का है उसका विवाह कर दिया जाए। उसका विवाह करने का निश्चय करके धर्मसेन जो है अपने एक मित्र जो पटना में रहते हैं, उनकी लड़की जिसका नाम जयावती है, उसके साथ लक्ष्मीदत्त का रिश्ता तय कर देते हैं। क्योंकि जयावती जो है वो देखने में सुशील, अच्छी, गुणवान लड़की थी, इसीलिए जो है धर्मसेन उसको अपने लड़के के लिए उपयुक्त पाकर उसका विवाह उससे फिक्स कर देते हैं। और सही समय पर जो है लक्ष्मीदत्त का विवाह जयावती के साथ हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है कि धर्मसेन जब देखते हैं कि लड़के का विवाह हो गया है लक्ष्मीदत्त का, और वो जो है संभालने लायक हो गया है कामकाज को, अपने व्यापार को, तो वो ऐसा मन बनाकर कि कुछ जो है तीर्थ यात्रा कर ली जाए, केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, ये वही समय होता है जब केदारनाथ में प्रलय आई होती है। उसी प्रलय में जो है वो लक्ष्मीदत्त के माता और पिता जो धर्मसेन और उनकी पत्नी होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो लक्ष्मीदत्त बहुत प्रयास करता है, बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत साधनों को युक्त प्रयास करता है कि किसी तरह से उसके माँ बाप का कुछ पता लगे, लेकिन अंततः उसको कुछ हासिल नहीं होता है। तो अपने माँ बाप को मरा हुआ जानकर लक्ष्मीदत्त उनका जो आगे का क्रियाक्रम होता है वो कर देता है और अपनी गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, जयावती और लक्ष्मीदत्त के बीच में क्योंकि बहुत अटूट प्रेम पनपने लगता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जयावती भी जो है अपने पति का पूरा ख्याल रखती है और लक्ष्मीदत्त भी अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता है, अपनी स्त्री से। उसके लिए तरह तरह के उपहार लाता है, उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। परंतु पिता की मृत्यु के पश्चात कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि व्यापार को संभालने के लिए लक्ष्मीदत्त का ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यापार में व्यतीत होने लगता है। व्यापार में व्यतीत होने के कारण जो उसका समय होता है वो कम समय अपनी बीवी को दे पाता है। और इसी बिजनेस के कारण उसको कई बार जो है वो अपने प्रदेश को छोड़कर, अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी जाना पड़ता है, जहां उसको कई दिन रहना पड़ता है बिजनेस के सिलसिले में, तो ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा संपन्न हो सके और अपनी बीवी को सब प्रकार के सुख दे सके। ऐसा सोचकर वो जो है व्यापार में पूरी तरह से संलिप्त हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जयावती, जिसको रोज़ अपने पति का सानिध्य मिलता था, जो रोज़ अपने पति के साथ रहती थी, व्यापार में व्यस्त होने के कारण, दूसरे प्रदेश जाने के कारण उसको कभी हफ्ते में, 10 दिन में और कभी कभी महीनों में एक बार जो है पति का जो है सानिध्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कारण जयावती जो है वो विचलित रहने लगती है और परेशान हो जाती है अंदर ही अंदर कि उसका पति उसको समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो पति से कह नहीं पाती है। और इसी बीच दोस्तों, ऐसा कहानी में बताया गया है कि जयावती के जो कदम हैं पति की अनुपस्थिति में कुछ लड़खड़ा जाते हैं। तो जहाँ पर लक्ष्मीदत्त और जयावती का घर होता है वहाँ पर एक मनिहारा जो चूड़ी पहनाने वाला होता है वो बहुत आता जाता है। तो एक दिन जब मनिहारा जो है जयावती को चूड़ियाँ पहनाता है तो वो पूछता है कि मैडम सेठानी, आपको किस तरह की जो है चूड़ियाँ मैं पहनाऊँ। तो जयावती उससे कहती है जैसा तुम्हारा दिल करे वैसी पहना दो। दोस्तों, इसके बाद जो है
जयावती और उस मणिहारे के बीच में धीरे धीरे अवैध संबंध पनपने लगते हैं। जब ज़्यादा मणिहारे का उसकी गलियों में और उसके घर में आना जाना होता है तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनको शक होने लगता है। उनको शक होने लगता है कि क्यों मणिहारा इतना इसके घर में आता है, और उनके संबंधों पे सभी जो पड़ोसी होते हैं वो शक जताने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ ये होता है कि लक्ष्मीदत्त जब भी अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी के लिए ढेरों उपहार लेके आता है। तो एक बार की बात होती है, वो ढेरों उपहार अपनी जो है बीवी के लिए लेकर आया होता है। जब वो 2 महीने के पश्चात अपने घर पर आता है व्यापार के बाद, तो वो देखता है कि उसकी बीवी का उसके प्रति जो रुख होता है वो बड़ा ही रूखा होता है, और वो उसके उपहारों की तरफ एक बार देखती भी नहीं है। रात में भी वो अपने पति से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करती है। उसका इस प्रकार का व्यवहार देखकर लक्ष्मीदत्त को उसके ऊपर शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी जो पत्नी है उसके कदम लड़खड़ा गए हों या किसी गलत तरफ मुड़ गए हों। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और इस बात को चुपचाप अपने मन में रख लेता है। जब वो अपने दोस्तों के पास जाता है तो वहाँ से उसको थोड़ी सी जानकारी मिलती है, जो बताते हैं कि एक मणिहारा है जो इस गली में और आपके घर में बार बार आता जाता है। तो उनकी बात को सुनने के बाद जो है, इस बात को परखने के लिए लक्ष्मीदत्त अपने मन के अंदर निर्णय लेता है कि इस बात को परख के देखना चाहिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो वो जब घर जाता है तो वो अपनी बीवी से जो है प्रेम पूर्वक कहता है कि प्रिय, मैं आजकल तुम्हें वक्त नहीं दे पाता हूँ। व्यापार और बिजनेस के सिलसिले में मेरे को कई बार बाहर जाना पड़ता है, तो जिस कारण जो है मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द जो है तुम्हें अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इतनी बात सुनकर जयावती कहती है, फिर क्या बाहर जाने का तुम्हारा कुछ प्रोग्राम फिक्स हो गया है? तो लक्ष्मीदत्त कहता है, हाँ, इस बार केवल 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। उसकी 1 हफ्ते की बात सुनकर जयावती समझ जाती है कि कम से कम ये 1 महीने के लिए व्यापार पे जाएगा और उसके बाद ही आएगा। तो अंदर ही अंदर जयावती खुश हो जाती है कि अब मणिहारे का जो है उसके पास आना जाना दोबारा शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों लक्ष्मीदत्त अपनी बीवी को बाहर व्यापार पे जाने के लिए कहकर निकल जाता है और अपने एक मित्र के यहाँ पर ठहर जाता है, और रात होने पर वो वापस अपने घर के पास आता है। उसके घर के पास एक पेड़ होता है, जो पेड़ जो है पहले मंजिल तक पहुँचता था उसके घर की। तो उस पेड़ का सहारा लेकर वो पेड़ पर चढ़ता है और अपने मकान के ऊपर चढ़ जाता है और इंतज़ार करने लगता है मणिहारे के आने का। दोस्तों थोड़ी देर में मणिहारा आता है तो वो खिड़की खोलकर लक्ष्मीदत्त ये देखता है कि मणिहारा और उसकी जो बीवी होती है जयावती, वो एक ही बिस्तरे पर एक साथ होते हैं, और उनको उस अवस्था में देखकर जो है लक्ष्मीदत्त का खून खौल उठता है। उसके साथ ही मणिहारा जो है जयावती से बोलता है, उसकी बीवी से, कि सेठानी, लोगों को अब हमारे ऊपर शक होने लगा है। मेरा इस प्रकार से अब यहाँ पर छुप छुप कर आना संभव नहीं हो पाएगा। तो या तो तुम मुझे भुला दो या तुम अपने पति का साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। तो जयावती उस मणिहारे से कहती है कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती, इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। तो वो कहता है कि कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि अपने पति को तुम्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये विचार करके जयावती कहती है कि मैं उसको हटा दूंगी, तुम मेरा साथ देना। लेकिन मणिहारा जो है उसका साथ देने से मना करता है। तो वो मणिहारे से कहती है कि मैं अपने ही दम पर अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी, उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं रहेगा और हम स्वतंत्रता से मिल सकेंगे। तो दोस्तों लक्ष्मीदत्त जो है वो इस बातों को सुनकर ये भांप जाता है कि वो दोनों मिलकर उसको मार देना चाहते हैं, उसको रास्ते से हटा देना चाहते हैं। लक्ष्मीदत्त समझ जाता है कि उसको कोई भी डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। अगर वो डिसीजन लेने में देरी करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो दोस्तों जब मणिहारा और जयावती गहरी नींद में सो जाते हैं तो लक्ष्मीदत्त जो छुपा हुआ होता है अपने ही मकान में, वो एक खुखरी निकालकर चुपके से कमरे के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद मणिहारे का गला रेत देता है। मणिहारे का जब वो गला रेत देता है तो मणिहारा जो है वो मर जाता है। दोस्तों इसके बाद जो है छुप जाता है लक्ष्मीदत्त कमरे में और देखता है कि आगे का घटनाक्रम क्या हुआ। सुबह प्रभाते के टाइम पर जब जयावती की आंख खुलती है तो वो देखती है कि
उसके ही बिस्तरे पर मणिहारा जो है वो मृत पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाती है दोस्तों। जयावती घबराहट में ये सोचती है कि अगर किसी को ये पता चलेगा कि मणिहारा जो है मेरे घर के अंदर मारा गया है तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसकी सारी पोल खुल जाएगी। तो ऐसा विचार करके वो ये सोचती है कि किसी ना किसी तरह से इस मणिहारे की लाश को ठिकाने लगाया जाए। मणिहारे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो उसको उसी बिस्तर में लपेट कर और गंगा स्नान करने के बहाने जो है घर से बाहर निकलती है और सारे सामान को उठाकर लाश सहित और नदी के किनारे तक जाती है और उसको वहीं पर बिस्तरे सहित लाश को बहा देती है नदी में। ये सब घटनाक्रम दोस्तों लक्ष्मीदत्त छुपकर देख रहा होता है। एक हफ्ते के पश्चात लक्ष्मीदत्त जैसा उसने कहा होता है अपनी बीवी को, वापस आने का नाटक करता है, घर में वापस आता है और कई सारे ढेरों उपहार लेकर आता है अपनी पत्नी जयावती के लिए। तो जयावती दोस्तों उसके ढेरों उपहारों को देखकर खुश होती है, अपने पति का आवभगत करती है और उसको कमरे के अंदर बिठाती है। दोनों में काफ़ी वार्तालाप होता है। जब शाम का समय होता है तो लक्ष्मीदत्त बोलता है जयावती को कि बाहर जो मैंने बोरियां रखी हुई हैं, जो मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं, उनको उठाकर ले आओ। तो जयावती जब उन बोरियों को उठाने के लिए जाती है तो वो बोरियां भारी होती हैं चूँकि, तो उससे उठ नहीं पाती हैं। तो वो कहती है कि ये बोरियां भारी हैं, ये मेरे से नहीं उठ पाएंगी। तो अचानक ही लक्ष्मीदत्त के मुंह से ये निकल जाता है, क्या ये बोरियां मणिहारे की लाश से भी ज़्यादा भारी हैं जिसे उठाकर तुम गंगा में बहाई आई थी? दोस्तों इतनी बात सुनकर जयावती जो है वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति को उसके और मणिहारे के अवैध संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसका भंडा फोड़ हो चुका है, उसको सब कुछ पता चल चुका है। ये स्थिति को भांपते हुए तुरंत जयावती जो है वो फुर्ती में आती है और लक्ष्मीदत्त के घर में एक पुरानी जो तलवार रखी होती है उस तलवार को पकड़ने के लिए भागती है। तो दोस्तों जब जयावती को तलवार की तरफ लक्ष्मीदत्त भागते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जयावती के मन में क्या चल रहा है। तो वो भी फुर्ती के साथ जो है उस तलवार की तरफ भागता है और दोनों ही उस तलवार की तरफ भागते हैं। लेकिन जयावती लक्ष्मीदत्त से ज़्यादा फुर्तीली निकलती है और उस तलवार को पकड़ लेती है। उस तलवार को पकड़ने के बाद जो है वो अपने प्रचंड रूप में आ जाती है और उसके चांडाल रूप को देखकर लक्ष्मीदत्त जो है वो घबरा जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो तलवार लेकर बिल्कुल चांडाल रूप में उसकी हत्या कर देना चाहती है। तो डर के मारे दोस्तों लक्ष्मीदत्त जो है वो भागने लगता है और नंगी तलवार लेकर जयावती उसके पीछे उसकी हत्या करने के लिए भागती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर सिर्फ आप ये मत सोचिए कि जयावती ही अपने पति को मारने के लिए पीछे दौड़ रही है अपने अवैध संबंधों को पकड़े जाने पर। यहाँ पर कोई आदमी भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का अर्थ यही है कि जो आने वाला 2022 का साल है वो शुक्र का साल है। लेकिन ये शुक्र का साल जो आ रहा है इसके अंदर 2 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा जिन जिन तत्वों का कारक है, जैसे चंद्रमा पानी का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, वो सारे ही कारक बुरी तरह से प्रभावित होंगे। और शुक्र और चंद्र में क्योंकि आपस में देव और असुरों वाली शत्रुता है तो चंद्रमा का पीड़ित होना 2022 में जारी रहेगा। लोगों के मन अशांत रहेंगे, उसके साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होंगी। जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको अधिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में तलाक होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अवैध संबंधों की तरफ लोग ज़्यादा जो है उनका झुकाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम संबंधों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धोखा झेलना पड़े। ये सब जो मैं कथन कर रहा हूँ ये सब एक कॉमन कथन है। इंडिविजुअल कथन के लिए हर आदमी की कुंडली और उसका गोचर, उसके नक्षत्र, ये सभी ध्यान में रखकर देखे जाते हैं। लेकिन एक कॉमन इफेक्ट ये सभी के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ निर्माण होंगी कि जिस प्रकार की मैंने कथा सुनाई है
इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में धोखे, जालसाजी, धोखाधड़ी झेलनी पड़ेंगी। प्रेम संबंधों में, अपने विवाह के संबंधों में तलाक की तरफ उनके वैवाहिक संबंध जाने की संभावनाएं हैं। डिप्रेशन, सुसाइडियल प्रवृत्ति, आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बढ़ सकती है चंद्रमा के प्रभावित होने के कारण। और साथ ही साथ जो विष दोष जैसा प्रभाव लोगों की कुंडली में देता है, ऐसा कहते हैं जहाँ पर विष दोष बनता है, जहाँ चंद्रमा और शनि आमने सामने होते हैं, वहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से चंद्रमा जब भी पीड़ित होंगे तो वो आपके मन को जो है वो प्रभावित करेंगे, आपकी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करेंगे। लोग जो है वो मानसिक रोगी बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाएंगे। लोगों की मानसिक क्षमता घट जाएगी। सही और गलत का डिसीजन लेने की जो उनकी संभावनाएं हैं वो भी गलत हो जाएंगी। लोग जानबूझकर ऐसे कार्य करेंगे जिनसे उन्हें पता है कि उनको नुकसान होगा, उनको हानि होगी, उनके संबंधों के ऊपर इसका गलत असर पड़ेगा, लेकिन ये सब जानते बूझते हुए भी लोग वही कार्य करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी को समझाने का अर्थ यही था कि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में घटित होने की संभावनाएं हैं। तो लोगों को अपने संबंधों को लेकर इस साल में ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा और ज़्यादा सतर्कता बरतते हुए अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेम करने वालों के साथ, अपने संबंध वालों के साथ ज़्यादा ईमानदारी, सतर्कता और ऑनेस्टी बरतनी होगी, ताकि उन्हें किसी भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े जैसा मैंने अपनी कहानी के अंदर बताया है। दोस्तों आशा करता हूँ इस स्टोरी में कुछ नई जानकारी दी होगी। कुछ और नई रोचक जानकारी लेकर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।